Hello friends, myself Ajay Kumar. Welcome to Easy Technical Education. Friends, today we will learn about Ohm's Law. आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझना ज़रूरी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जैसा कि पिछले लेसन में हम ईएमएफ के बारे में पढ़ चुके हैं कि ईएमएफ कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ईएमएफ क्या है। ईएमएफ ऑफ ए सेल is defined as the maximum potential difference between the two electrode of the cell when no current is drawn from the cell, or you can say cell is in open circuit। बात समझ में आई कि सेल का वैद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है, बल्कि यह परिपथ में आवेश के लिए सेल द्वारा प्रति एकांक आवेश को दी जाने वाली ऊर्जा है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि सेल का विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है, बल्कि यह परिपथ में आवेश के लिए सेल द्वारा प्रति एकांक आवेश को दी जाने वाली ऊर्जा है। ईएमएफ ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज the maximum potential difference between the two electrode of cell when no current is drawn from the cell, or you can say कि cell is in the open circuit। एक बार फिर से सुन लीजिए, EMF क्या है। EMF of a cell is defined as the maximum potential difference between the two electrode of the cell when सेल इज इन द ओपन सर्किट। आप इसे लिख लेंगे। मैथमेटिकली इसे लिखा कैसे जाता है। E इज इक्वल टू W अपॉन Q। W क्या है, वर्क डन, या इस आवेश को दी जाने वाली ऊर्जा। तो इसे किस में हम नापते हैं, जूल में। और चार्ज को इसमें नापते हैं, कूलाम में। चार्ज किस में नापा जाता है, कूलाम में। तो जूल पर कूलाम, या इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल प्रति कूलाम, या इसे बोल्ट भी कहते हैं। क्या, बोल्ट। ऐसे लिख लीजिए, जूल प्रति कूलाम और बोल्ट। इसे हम बोल्ट भी कहते हैं। ठीक, तो आपको इतना क्लियर हुआ कि बोल्ट क्या है, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस बात समझ में आई कि जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो, कहाँ, कंडक्टर के दोनों एंड पर। जब कंडक्टर के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस हो तो उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये नापा किस में जाता है, वोल्टेज में। अब बात आती है कि एक वोल्टेज क्या है। तो एक वोल्टेज की डिफिनीशन आप कैसे लिखोगे कि इफ़ ए जूल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सेल टू ड्राइव 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक बार फिर से सुनिए, इफ़ 1 जूल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सेल टू ड्राइव 1 कूलम ऑफ चार्ज वंस अराउंड द होल सर्किट। मीन, यदि सेल सहित संपूर्ण विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर सेल द्वारा आवेश को दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का ईएमएफ 1 वोल्ट होता है। इसे आप लिख लेंगे क्या, कि यदि सेल सहित संपूर्ण विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को
प्रवाहित करने पर सेल द्वारा आवेश को दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का ईएमएफ 1 वोल्ट होता है। ये 1 वोल्ट की डिफिनीशन हो गई। कभी कोई पूछ लेता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, डिफाइन वोल्ट, तो आप लोग आसानी से इसे लिख दोगे। 1 वोल्ट की डिफिनीशन ये आप लिख लेंगे। मैंने बोल दिया है, एक बार फिर बोल देता हूँ कि यदि सेल सहित संपूर्ण वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर सेल द्वारा आवेश को दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का ईएमएफ 1 वोल्ट होता है। इफ 1 जूल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सेल टू ड्राइव 1 कूलाम ऑफ चार्ज once around the whole circuit including the cell, ये क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं ओम्स लॉ की तरफ। किधर? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है क्या चीज़, इसे हम पढ़ते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, इसे शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, ओम लॉ। ओम लॉ है क्या चीज़? तो सबसे पहले ओम्स लॉ पढ़ने के लिए हम क्या करें, एक मैं आपको बना देता हूँ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हम ऊपर वाले भाग में लिखते हैं V, ये है V, इधर आप लिख दो I और इधर आप लिख दें R। अब ओम्स लॉ में 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या है, आप लोग इसे समझ चुके हो कि वोल्टेज होता कहाँ है, ये सबको पता है, एक बैटरी में होता है। तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज प्रेशर। वोल्टेज क्या है, प्रेशर है, व्हिच पुश द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर। आप लिख सकते हैं कि वोल्टेज वोल्टेज क्या है, यानी कि वोल्टेज इज ए प्रेशर, वोल्टेज इज ए प्रेशर जो काम क्या करता है, व्हिच पुश किसको, द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर और कंडक्टर, जो भी आप लिखना चाहें, थ्रू वायर। ये हुआ वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज ए प्रेशर व्हिच पुश द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वायर, या शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं आर। ड्राइवन फोर्स इज नोन एज वोल्टेज, या ड्राइवन फोर्स इज वोल्टेज। इतना क्लियर हुआ वोल्टेज क्या है। अब बात आती है करंट क्या है। करंट क्या है, जिसे आप लोग पहले ही जानते हो। करंट क्या चीज़ है, आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी डिफिनिट डायरेक्शन में मूव करने लगे तो यह मूवमेंट करंट कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का डिफिनिट डायरेक्शन में मूव करना
करंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। रेजिस्टेंस क्या है, इसे भी आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो। रेजिस्टेंस क्या है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का रजिस्ट करे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं। रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस यानी कि धारा की गति को रोकना प्रतिरोध कहलाता है। कौन सी धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा की गति को धीमा करना या विद्युत धारा के बहने में अवरोध उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ये आप लोग कल पढ़ चुके हो। तो आज हम आप लोगों को ओम्स लॉ बताने जा रहे हैं। तो ओम्स लॉ क्या चीज़ है, इसे हम समझते हुए चलते हैं। तो हेडिंग तो आप लोगों ने डाल ही लिया होगा, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के बारे में आप लिख लीजिए थोड़ा सा कि इफ़, ऐसे लिखिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, लिख लीजिए पूरा, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। जहाँ पर कंडीशन क्या होगी कि होयर टेम्परेचर प्रेशर एंड फिजिकल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, ये कंडीशन लिखना बहुत ज़रूरी है ओम्स लॉ में कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, या आप शॉर्टकट में लिख लें आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। कंडीशन क्या है, व्हेन टेम्परेचर प्रेशर एंड फिजिकल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। ये क्या होता है आपका ओम्स लॉ। तो आप इसे लिख कह सकते हो V इज इक्वल टू आई आर। अब आप अगर पीछे जाना चाहें तो जहाँ पर मैंने ट्रायंगल बनाया था, ट्रायंगल, ये देखिए V, तो V इज इक्वल टू आई आर। ये क्या है, ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। तो V इक्वल टू आई आर। इसे आप लोग हिंदी में भी एक बार लिख लीजिए। हिंदी में आप कैसे लिखोगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ब्रैकेट में ताप, यांत्रिक विकृति आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। एक बार फिर से सुनिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, यांत्रिक विकृति आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
फिर से एक बार देख लीजिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या होती है, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, वही हुआ कि ताप, दाब, यांत्रिक विकृति, जिसे आप बोल रहे थे क्या, फिजिकल क्वांटिटी आदि में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि ये सब कांस्टेंट हो, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, यानी कि चालक के दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। ठीक, तो ये तो ओम्स लॉ हुआ। अब इसको थोड़ा हम सर्किट से भी समझ लेते हैं कि यह सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक सर्किट है, ये सर्किट है, यहाँ पर सपोज कर लीजिए ये 10 वोल्ट है और करंट सपोज कर लीजिए आपको दिया है 0.5 एम्पियर। तो अगर आपसे रेजिस्टेंस पूछ ले कितना होगा, तो इसके लिए आपको फार्मूला अब याद होना चाहिए कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। V इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू आपको गिवन है 10, 10 इक्वल टू आई की भी वैल्यू आपको गिवन है 0.5 आर। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और अगर कहीं पर किसी को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बताएगा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और मिल गया, क्या कि यहाँ से B इक्वल टू आई आर से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन आई। अब देखिए, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये यहाँ पर रेजिस्टेंस की डिफिनीशन एक और मिल गई, क्या कि यानी कि यूनिट करंट फ्लो करने के लिए हमें जितना पोटेंशियल प्रोवाइड करना होता है वही उसका रेजिस्टेंस होता है। कॉन्सेप्ट देखिए कि यूनिट करंट फ्लो करने के लिए आप डिनोमिनेटर को 1 एज्यूम कर लीजिए, इसी यूनिट करंट को फ्लो करने के लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी कि वोल्टेज देना पड़ता है, वही उस मटेरियल का, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। ये आपको रेजिस्टेंस की यहाँ से एक नई डिफिनीशन मिल गई। ठीक, तो आप लोग रेजिस्टेंस की न्यू डिफिनीशन आसानी से लिख सकते हैं कि क्या हो सकती है, यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। बात समझ में आई? या सिंपल कि फॉर यूनिट करंट फ्लो हाउ मच potential difference provided to that unit is known as resistance of wire or conductor। फिर से एक बार सुनिए, टू फ्लो यूनिट करंट, टू फ्लो लिख ही लीजिए, टू फ्लो यूनिट करंट, यूनिट करंट, यूनिट करंट, how much potential difference is needed, कॉमा लगाकर, is known as resistance of
कंडक्टर और वायर। यहाँ से आपको रेजिस्टेंस की एक नई डिफिनीशन मिल गई। ठीक, अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जो कल मैं बता रहा था कि कंडक्टेंस के बारे में। क्या? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस भी समझते हुए चलते हैं। कंडक्टेंस फिर से इसे लिखते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस यानी कि चालकता। कंडक्टेंस है क्या चीज़? यानी कि कंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अलाउ और कंडक्ट करंट। एकदम रिवर्स है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट करंट इन इट। बट यहाँ पे कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस इज ए लिखते हुए चलते हैं। कंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी कंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अलाउ और कंडक्ट करंट। ये क्या हुआ? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल जी से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। और आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि R इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कैपिटल जी, 1/G। इतनी चीज़ समझ में आई। अब यहाँ से G इक्वल टू क्या होगा? G इक्वल टू, आपको पता है R का एकदम उल्टा क्या होता है? G। तो R इक्वल टू क्या आया था? V/I। तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा? G इक्वल टू I/V, I/V। कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? I/V। यानी कि अब इसकी डिफिनीशन क्या होगी? डिनोमिनेटर को हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे आप? यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें। इफ़ बी प्रोवाइड यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस देन इफ़, लिखते चलिए, इफ़ बी प्रोवाइड unit potential difference then how much current flow? Then how much current flow? If B provide unit potential difference then how much current flow? That is conductance of that material, that conductor, comma, known as conductance of that conductor or wire, कुछ भी लिखिए। जैसे मैं बोलता हूँ तो आप उसको ध्यान दिया करिए, तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी।
नहीं तो हो सकता है अगर बाद में आप देखें तो हो सकता है स्पेलिंग ना समझ में आए। ठीक, इसलिए मैं बोलता चलता हूँ तो आप उसे नोट कर लिया करिए। कंडक्टेंस की डिफिनीशन एक बार हम फिर आपको बता देते हैं, यानी कि यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें। यदि हम यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें तो जितना करंट फ्लो करे वही उसका कंडक्टेंस होता है। ठीक, अब कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? इसकी एक यूनिट साइमन भी होती है। क्या? साइमन। और दूसरा क्या होता है? आप इसको लिख सकते हैं, ओम का उल्टा क्या होता है? ओम। ओम का उल्टा क्या होता है? मोहो। इसकी एक यूनिट क्या होती है? मोहो भी होती है। और यहाँ से G इक्वल टू आई बाई वी से हम कंडक्टेंस की यूनिट क्या लिख सकते हैं? एम्पियर पर वोल्ट। एम्पियर पर वोल्ट। ठीक, अब रही बात एक्चुअल में कंडक्टेंस है क्या चीज़? एक्चुअल में कंडक्टेंस है क्या चीज़? आप लिख सकते हैं यहाँ से कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/G, या R इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई आप कांस्टेंट लगाएंगे 1/G, K इंटू 1/G, जहाँ पर K क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल। ये K क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू हमेशा क्या मानी जाती है? 1। तो इसलिए R इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? 1/G। इस तरह से आपका ये कंडक्टेंस कंप्लीट हुआ। ठीक, तो इसी K को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कहते हैं। इस K को हम क्या बोलते हैं? कि होयर आगे लिख लीजिएगा, होयर K इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ओम्स लॉ, EMF एंड कंडक्टिविटी ठीक से समझ में आई है। जिस किसी को कहीं भी प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसकी प्रॉब्लम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।